जहां 1939 से 1945 तक पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 में लगी हुई थी, एक दूसरे को कत्ल करने में, एक जंग जीतने में लगी हुई थी, वहीं दुनिया के एक छोटे से शहर में जिसका नाम इलिनॉय है, उसके एक छोटे से गांव में वहां के लोकल लोग एक अलग ही जंग लड़ रहे थे। एक ऐसी जंग और एक ऐसी मखलूक से जंग जिसको वो देख तो नहीं सकते थे, मगर उसका वार कभी भी खाली नहीं जाता था। नाइनटीन 1944 की एक रात थी। एक टैक्सी ड्राइवर की फैमिली के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं कि रात के टाइम वो अकेले हों। वालिद टैक्सी चलाया करता था, तो एज यूजुअल अपनी जॉब के सिलसिले में और अपने काम के सिलसिले में वो रात को निकल पड़ा। घर में बाकी थे एक बीवी और 2 बच्चे। ये उनका नॉर्मल रूटीन था कि इस तरीके से वो जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन उसी नॉर्मल रूटीन में थोड़ी बहुत एबनॉर्मल चीज होना शुरू हुई। एक रात जब वो लड़की और बच्चे दोनों सो रहे थे, अकेले थे, तो उसको घबराहट होना शुरू हो गई। शायद घबराहट इस वजह से भी थी क्योंकि दोपहर के टाइम पे उसी औरत ने एक चेक बैंक से जाके कैश कराया था, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट था। उसको ये लग रहा था कि चूंकि एक छोटा इलाका है, हर किसी को एक दूसरे की खबर मिल जाती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उस टाउन में रहने वाले लोगों को खबर मिल गई हो पैसों की और वो इनके घर में रात को चोरी करने घुस जाएं। ये वो टाइम था जब एसी वगैरह नहीं हुआ करते थे। गर्मियों के दिन थे तो खिड़की दरवाजे खोल के लोग सोया करते थे। इसी वजह से उसने अपनी बहन को बुला लिया अपने पास रहने के लिए, ताकि वो सिक्योर फील करे। बहन भी आ गई। अब मियां अपने काम पे गया हुआ, रात का टाइम, बहन दूसरे कमरे में सो रही और ये खातून अपने दोनों बच्चों के साथ अपने कमरे में सो रही। कि रात के पहर जब उनकी आंख खुली तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में खुशबू आ रही है। अभी वो ये चीज समझने की कोशिश कर ही रही थी कि उठने की कोशिश की तो धड़ाम करके गिर गई। उस औरत से चला ही नहीं जा रहा था। उसकी लोअर बॉडी यानी कि दोनों पैर बिल्कुल पैरालाइज हो चुके थे। जैसी वो जमीन पे गिरी, उसकी नजर अपने बच्चों पे पड़ी जो कि जागे हुए थे, रो रहे थे, और सिमिलर उनके साथ भी यही हो रहा था। वो भी मूव नहीं कर पा रहे थे। जब ज्यादा परेशानी हुई तो उसने चीखा, अपनी बहन को बुलाया। बहन भागती हुई घर में कमरे में आई। उनको सबको ये लगा कि शायद कुछ लोगों की शरारत है ये। उन्होंने जिस जगह पे पैसे रखे हुए थे वहां पे चेक किया, पैसे वैसे के वैसे ही थे। अभी ये सब इस घर के अंदर हो ही रहा था कि बाहर की तरफ इसी औरत का हस्बैंड अपनी गाड़ी में घर की तरफ आ रहा था। वो जैसे ही उसकी हेडलाइट घर की तरफ पड़ती है तो वो देख के परेशान हो जाता है कि एक ब्लैक कलर का शैडो उसी औरत के विंडो पे खड़ा हुआ कमरे के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसने ये देखा, उसने हॉर्न बजाया, लाइट मारी, डिपर मारा। जितनी देर में वो शख्स उतर के उस ब्लैक शैडो के पीछे भागता, वो ब्लैक शैडो साइड में बनी हुई गली में ही गायब हो गया। जितनी देर में ये मियां साहब उसको फॉलो करने भागे हैं, वापस आए हैं, तो पुलिस और एम्बुलेंस दोनों आ चुकी थी।
ये एक अनयूजुअल वाकया था उस छोटे से गांव के लिए जो कि इलिनॉय में था। अभी पुलिस और डॉक्टर्स और एम्बुलेंस उन मरीज को उठा के लेकर जा ही रही थी कि पुलिस को एक और वायरलेस कॉल मिलती है जिसमें एग्जैक्ट सिमिलर केस सुनने को मिलता है कि दूसरी गली में एक शख्स पैरालाइज पाया गया है। उससे चला नहीं जा रहा, सांस नहीं ली पा रही, वॉमिटिंग कर रहा है, लेकिन जिंदा है। पुलिस फौरन उस जगह पहुंचती है, उस साहब को रेस्क्यू करती है और उनको हॉस्पिटल लेके आती है। अब ये साइमल्टेनियसली दो वाकयात एक ही टाइम में हुए, एक ही जगह पे। जो दूसरे वाले घर में साहब पैरालाइज पाए गए, उन्होंने बताया कि मैं सो रहा था, मुझे लगा कि मेरी कमरे की खिड़की में कुछ खटपट हो रही है। आंख खोल के देखी तो वहां पे एक ब्लैक कलर का शैडो खड़ा हुआ था और वो सिर्फ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। जिसपे जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की, जैसे ही रिएक्ट करने की कोशिश की, तो मैं धड़ाम करके गिर गया और मुझे पता चला कि मेरे लोअर बॉडी बिल्कुल पैरालाइज है। और उन्होंने भी एक बात बोली कि कमरे में मीठी सी खुशबू आ रही थी। अब ये मुअम्मा बन गया इलिनॉय की पुलिस के लिए कि ये आखिरकार चक्कर क्या है। 5 दिन के बाद फिर एक वाकया पेश आया जब एक औरत और मर्द सो रहे थे। अचानक से औरत की यानी कि बीवी की आंख खुली। उसने देखा कि कमरे के अंदर एक ब्लैक शैडो घूम रहा है। कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, मेन घर का गेट भी खुला हुआ है और वो शैडो एक धुएं के बीचों बीच गायब हो गया। उस धुएं की खासियत ये थी कि वो धुआं अगेन खुशबूदार था और वो सूंघने के फौरन बाद ही मियां बीवी दोनों पैरालाइज हो गए और सिमिलर केस हॉस्पिटल और पुलिस को रिपोर्ट हुआ। इस तरह के 25 केसेस 2 हफ्तों में रिपोर्ट हुए इलिनॉय पुलिस को। प्रेस की अटेंशन उस जगह पे लग गई। उस जमाने में अखबार हुआ करते थे, अखबार वाले पहुंच गए, फोटोग्राफर्स पहुंच गए, जो भी लोकल मीडिया था वो पहुंच गया। अपनी प्रॉब्लम को छुपाने के लिए वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि चूंकि उस इलिनॉय के टाउन के बिल्कुल करीब एक केमिकल इंडस्ट्री है, तो हो सकता है कि उस केमिकल इंडस्ट्री की वेस्टेज की वजह से कुछ ऐसी गैस प्रोड्यूस हो रही हो कि करीब में रहने वाले लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन ये बात फौरन ही निगेट कर दी गई उस केमिकल इंडस्ट्री के ओनर से, क्योंकि वो तमाम चीजों पे जो चीजें गवर्नमेंट की तरफ से उनको अप्रूव थी वो यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। एक पॉइंट ऐसा भी आया कि पुलिस के चीफ ने इस बात को टोटली डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये लोगों का वहम है। फिर 2 हफ्ते बाद वो हुआ जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। रात का टाइम था। एक कपल वॉक करता हुआ अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि उनको पीछे से ऐसा लगा कि कोई उनके साथ चल रहा है। पीछे पलट के देखा तो कोई नहीं, साइड में देखा तो कोई नहीं, राइट पे देखा तो कोई नहीं, लेफ्ट पे देखा तो कोई नहीं। खैर दोबारा अपनी बातें करते करते वो वॉक करते करते चलने लगे। थोड़ी देर के बाद उनको ऐसा फील हुआ कि शायद उनके बिल्कुल ही पीछे कोई खड़ा हुआ है। फिर पलट के देखा, फिर कोई नहीं। ऐसा 2-3 दफा उनके साथ मजीद हुआ। बात उस वक्त जाके रुक गई जब ये लोग एक खाली ग्राउंड जो था उधर से गुजर रहे थे। जैसे ही वो ग्राउंड के बीचों बीच पहुंचे तो उनको एक सामने वाली जगह पे एक शख्स नजर आया खड़ा हुआ, जिसकी शक्ल तो वो देख नहीं पा रहे थे, लेकिन पूरा जिस्म काला था।
उनको लगा कि ये शायद होमलेस बंदा है, कोई मांगने वाला है, या फॉर दैट मैटर क्रिमिनल है। तो ये जरा अटेंटिव हो गए, वॉक करते हुए गए, उस शख्स के करीब से गुजरे, पास कर गए। जैसे ही थोड़ा सा आगे गए तो पीछे से आवाज आई, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? ये सुनना था कि उन्होंने पलट के देखा तो अचानक से वो ब्लैक शैडो के साथ एक धुआं आया। उस धुएं में वही मिठास थी, वही खुशबू थी जो पिछले 25 लोगों ने शिकायत की थी। और ये पहली दफा था कि कोई ह्यूमन कांटेक्ट इतना करीब हुआ था उस मखलूक से। उन दोनों मियां बीवी के इंटरव्यू हैं, उसमें कहते हैं कि हमें उसका चेहरा नजर नहीं आया था, लेकिन उसकी हर चीज की जो आउटलाइन थी वो नजर आ रही थी। बारीक सी नाक थी, शाइन करती हुई आंखें थी, लेकिन पूरा चेहरा विजिबल नहीं था। सिर्फ हाथ दिखे थे, और कहते हैं हाथों के नाखून इतने बड़े जैसे कोई जानवर के हों, और देखते ही देखते वो उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। ये बात हम मटोन नाम के गांव की कर रहे हैं, जहां पे मैट गैजर नाम का एक मखलूक, एक क्रीचर, एक शख्स, एक मिस्ट्री पाई जाती है, जो टिल डेट मिस्ट्री है कि आखिर वो कौन था और उसके पास ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से उसके सारे विक्टिम पैरालाइज हो जाया करते थे। Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show. लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स एंड फेलोज, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी एंड वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। सबसे पहले उन तमाम लोगों के सवालात के जवाबात के मैं 2 हफ्ते से क्यों नहीं आया। हमारी बेगम साहिबा को कोरोना हो गया था, जिनके चक्कर में हमें भी क्वारंटीन में रहना पड़ा। तो मैं, मेरा बेटा और मेरी बेगम, हम तीनों लोग 14-15 दिन से घर में बंद थे। और अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम सब बेहतर हैं आप लोगों की दुआओं से। बहुत बहुत शुक्रिया जिन जिन लोगों ने दुआ की। शुरुआत करते हैं लेट नाइट हॉरर शो की जनाब। वो तमाम लोग जो हमें SMS करना चाहते हैं, अपने पैगामात भेजना चाहते हैं, अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं, अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें KHI, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे अपनी हाजिरी के साथ। इसके अलावा वो तमाम लोग जो हमें YouTube पे सुन रहे हैं या Facebook पे सुन रहे हैं, वो तमाम लोग भी अपनी हाजिरी उस लाइव चैट पे कर सकते हैं जहां पे अभी आप लोग बातें कर रहे हैं। जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो अपनी हाजिरी लगाएं, बताएं कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। आज के शो की कुछ चेंजेस हैं। चेंजेस ये कि मेरा आज का जो फोकस होगा वो ईमेल्स पे ज्यादा है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने वाकयात जो आपके साथ हुए हैं या आप कोई ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो हमें ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे।
इसके अलावा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और वाइटल YouTube चैनल www.youtube.com/Minhaj Ali Askari, उसको जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और वहां पे जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ये जो वाकया भी मैंने शुरुआत में बताया, ये इलिनॉय एक शहर है या स्टेट है, आई थिंक स्टेट है, जहां पे शिकागो भी है, उसी का एक टाउन है मटून, उधर ये वाकया पेश आया। मटून एक इतना छोटा गांव है, इतना छोटा गांव समझे कि वहां की जो सबसे पॉपुलर तरीन न्यूज है वो ये थी कि वहां पे इब्राहिम लिंकन को एक दफा पकड़ा गया था, अरेस्ट किया गया था क्योंकि वो एक पॉलिटिकल रैली निकाल रहे थे। दैट्स इट। ये बस उस गांव की, उस टाउन की पहचान थी। लेकिन ये उस वक्त तक थी जब तक ये वाकया पेश नहीं आया था। टिल डेट पुलिस को, गवर्नमेंट को, वहां के लोकल लोगों को नहीं मालूम कि वो कौन सी मखलूक थी, वो कहां से आती थी, कहां जाती थी और क्यों ऐसा करती थी। क्यों ऐसा हो रहा था कि लोग पैरालाइज्ड हो रहे थे, वॉमिटिंग करते हुए पाए गए थे और सब के सब एक साथ ऐसे ही हुआ। 25 केसेस रिपोर्ट हुए सिमिलर 2 वीक्स के अंदर। जिस मुल्क की उस जमाने में भी आर्मी बड़ी थी, इंटेलिजेंस रॉक सॉलिड थी, पुलिस स्ट्रांग थी, वो तक इस मिस्ट्री को आज तक सॉल्व नहीं कर पाई। बस एक लिबादा उड़ा दिया कि हो सकता है वहम हो, एक लिबादा उड़ा दिया हो सकता है कि वो केमिकल इंडस्ट्री है, वहां से वो वेस्ट आता और वो उसकी वजह से ऐसा होता। लेकिन ये दोनों चीजें, ये दोनों एक्सक्यूजेस वहां की पब्लिक ने, वहां के बिजनेसमैन ने, वहां के लोकल्स ने रिजेक्ट कर दिया था। बकौल उस सोसाइटी के एक मखलूक है जो टिल डेट वहां पे पाई जाती है, कभी कभी नजर भी आती है, और उस मखलूक का ताल्लुक जानवर से नहीं, इंसानों से नहीं, बल्कि उस मखलूक से है जिसके बारे में हम अपने शो में बातें करते हैं, जिसको हम पाकिस्तान में जिन कहते हैं, दूसरे ममालिक में उसका अलग अलग नाम है। चीज और मखलूक एक ही है। अगर आपके साथ भी या कोई आप ऐसा अनहोना वाकया, पुरअसरार वाकया जानते हैं जो आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके मोहल्ले वालों के साथ, दोस्तों के साथ पेश आए, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। इसके अलावा आज हमारे शो पे एक्सक्लूसिव टेप्स हम चलाएंगे जो कि प्री रिकॉर्डेड कॉल्स हैं, और उसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने वाकयात हमसे शेयर किए हैं। सबसे पहली टेप ऑन करते हैं और देखते हैं कि किसने हमें अपना वाकया सेंड किया है। ओके, ये पहला वाकया है जो आप सुने, जो शैला अकील साहब हैं, उन्होंने हमें भेजा है। एंड लेट्स सी कि वो हमसे क्या शेयर कर रही हैं। वो मेरी टीन एज का है। जब हम जो है कॉलेज में पढ़ा करते थे, उस वक्त हमारी एक दोस्त हुआ करती थी। वो दोस्त और हम जो है एक दफा शाम में बैठे हुए थे, तो बस वो जमाना कुछ इस तरह का होता है कि जी वो, यानी जाहिर सी बात है, आप जवान होते हैं और आप सोचते हैं कोई ऐसी चीज क्या की जाए जो ना कोई एडवेंचर हो, जिसमें कोई थ्रिल हो। तो बस हम लोग बैठे बैठे जो है एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो उसने मुझसे कहा कि तुमको पता है कि मैं रूह को बुला सकती हूँ। मैंने कहा है, ये कैसे हो सकता है कि कोई रूह को बुला सकता है। अच्छा, उस वक्त मेरे लिए बात बड़ी अजीब सी थी। तो उसने मुझे ना बताया कि जी एक बोर्ड होता है, ऊजा बोर्ड, जिसमें जो है वो रूह को कैप्चर करके बुलाया जा सकता है।
मेरे लिए चीज नई भी थी और मैं चाहती थी कि मतलब उस वक्त हमें ये लगता था कि अच्छा क्या ये ऐसा हो सकता है, ये एमी ये भड़कियां मार रही है, तो मैं इसे जरा देखूं तो इसको जज तो करूं कि ऐसा है भी कि नहीं है। अच्छा जनाब, हुआ ये कि जो वो मैंने भी जो है इसको जो है हंसते हंसते कहा कि अच्छा जी आप रूह बुला सकती हैं तो ठीक है बुलाएं, तो क्या तरीक़ाकार होगा। तो उसने मुझे बताया जी ये एक ऊजा बोर्ड होता है। ऊजा बोर्ड जो है वो मेरे लिए उस वक्त नया था, अब तो तकरीबन तमाम लोग जानते होंगे, लेकिन उस वक्त ये चीज जो है ना मेरे लिए एक नई चीज थी। बहरहाल तो ऊजा बोर्ड के बारे में उसने ये बताया कि ऊजा बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें किसी भी जाती हुई रूह को जो है आप कैप्चर करके बुला सकते हैं और उससे अपने मतलब के सवालात करते हैं जिसका वो जवाब बिल्कुल सही सही देती है। ये सुनकर मैंने कहा चलो अच्छा एक वो करते हैं, मतलब एक चांस लेते हैं। और ये तो बड़ी उसकी बात थी, एक नया एडवेंचर था मेरे लिए। तो मैंने उससे हमने हामी भर ली और जनाब उन्होंने ऊजा बोर्ड पे उस रूह को जो है वो बुलाने की ठानी। ऊजा बोर्ड जैसे कि एक आप लोगों के इल्म में ही होगा कि उसमें जो है वो आती हुई जो रूह होती है, जो रूह कैप्चर की जाती है, वो बिल्कुल वो आपके सवालों के जवाब दे रही होती है। हमने बहरहाल ग्लास ऊजा बोर्ड पे रखा और रूह को बुलाना शुरू किया। रूह भी आ गई। अब ये जो है रूह आई, उसने हमारे सवालों के जवाब दिए। अब ये जो है हमारा ना एक मशगला सा बन गया, यानी एक बार, दो बार, तीन बार, यानी इस तरह से हमने 4-5 बार उस रूह को बुलाया। अब एक दफा ये हुआ कि हम लोग ऐसे शाम में बैठे हुए थे और करने को कुछ भी नहीं था। फिर हमें शौक चढ़ा कि क्यों ना दोबारा एक रूह को बुलाया जाए और उससे सवाल जवाब किए जाए। अच्छा मैं आपको ये बताती चलूं कि जिन रूहों को हम बुलाते थे उसमें एक हिंदू खातून की रूह थी, मिसेज राज, जो मतलब हमारे बुलाने पे कोई तीसरी चौथी बार आई थी और उन्होंने अपना नाम मिसेज राज ही बताया था। आज जिस रूह को हमने बुलाया वो भी मिसेज राज थी। अच्छा अभी हमने ये गेम शुरू किया और हमने सवालात करना शुरू किए। अब हम लोग थोड़े थक गए थे और हमने ना उस रूह को जाने के लिए बोला, यानी मिसेज राज की रूह को हमने जाने के लिए बोला। तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने जाने के बजाय और इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। ये हम लोग के लिए थोड़ी सी डिफरेंट सी बात थी कि ये क्या है, क्यों नहीं जा रही हैं। हमने सोचा अब चली जाएंगी, लेकिन उस रूह ने जाने से इनकार कर दिया। ना सिर्फ ये बल्कि आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ग्लास इस कदर भारी हो गया और हमारे हाथ इस तरह उस ग्लास पे जकड़ गए जैसे कि उस हमारे हाथों पे मनो बोझ रखा हुआ। ये हमारे लिए एक बड़ी हैरानकुन सिचुएशन थी। हम लोगों ने दुआएं पढ़ना शुरू की लेकिन वो रूह टस से मस न हुई। हम मुस्तकिल दुआओं का वर्त करते रहे और एक दूसरे को परेशान को नजरों से देखते रहे। हम परेशान हो गए कि अब हम क्या करेंगे, हमारे हाथ तो इसमें से उठ ही नहीं रहे और ये ग्लास इस कदर भारी होता जा रहा था जिस तरह के हम लोग परेशान होते जा रहे थे। हमारी परेशानी और घबराहट का आप लोग अंदाजा नहीं कर सकते कि हम किस कदर तकलीफ से गुजर रहे थे, क्योंकि हमें यूं लग रहा था कि हमारे हाथ जो है हमारे कंधों से अलग हो जाएंगे। और हाल ये था कि रूह जाने का नाम नहीं ले रही थी। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके उन दुआओं का असर हुआ कि वो ग्लास हल्का होता चला गया और वो ग्लास किसी तरह से जो जिसमें वो रूह थी उसने जाने की हामी भरी। बहरकैफ वो दिन ऐसा खतरनाक और इतना परेशान कुन था हम लोगों के लिए जिसको आप सोच नहीं सकते। हम इतने डर गए कि हमारी सांसें जो हैं वो लग रहा था जैसे सीने में रुक जाएंगी। हमने इस रूह के जाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया और ये दुआ की कि अल्लाह इसके बाद हम ना कभी इस खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। बहरहाल मैं आप लोगों को ये बताती चलूं, ये जो खेल है इसमें कोई ना कोई हकीकत तो है, लेकिन इसका हमारी जिंदगी पे बहुत असर पड़ता है। आज उस लड़की की, मेरी दोस्त की शादी हो चुकी है और उसने इस चीज को फेस किया है कि उसकी जब शादी हुई, उसका फर्स्ट बेबी हुआ तो वो एबनॉर्मल हुआ और एबनॉर्मलिटी ऐसी थी जो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि उस बच्चे का सर ही नहीं था, मतलब वो उसके हेड नहीं था। जो उसने मुझे बताया रोते हुए कहने लगी ये सब मेरे उस एक्ट का नतीजा है जो मैं रूह को बुलाती थी। बस अल्लाह हम सबको माफ करे और इससे दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं आप लोगों को एक बार फिर कह रही हूँ, ये बहुत ज्यादा खतरनाक खेल है। कभी अगर आपको कोई कहे भी तो खुदा इस खेल का हिस्सा मत बनिएगा।
ऑलराइट, ये शैला अकील साहिबा थी जिन्होंने अपना वाकया हमसे शेयर किया। और ये एक ऐसे गेम की बात करी जो कि बचपन में हम सब ने बहुत सुना, ओजा बोर्ड। अब उसको पता नहीं क्या प्रोनाउंस करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही बोलते हैं, जिसमें ABCD लिखी होती है, 1 2 3 लिखे होते हैं और नंबर्स येस और नो लिखा होता है। ये एक हमारे जो वेस्ट के लोग हैं उनकी तरफ से बनाया हुआ एक बोर्ड है, जिसको कहा जाता है कि इसके जरिए आप रूहों से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ एक अलग कॉन्सेप्ट है रूहों का, कि जब इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है तो वो बरज़ख में जाके ठहर जाती है। अब इसमें आता है, हो सकता है कि हमजात हो जो ट्रिक्स प्ले करता है, एक कॉन्सेप्ट है हमजात का। खैर उस डिबेट में हम नहीं जाते, लेकिन ये बहुत कॉमन एक एक्ट है, गेम है, जो यूजुअली अमेरिका, इंग्लैंड इन जगहों पे खेला जाता है। और वहां के जैसे हमारे यहाँ बचपन में होता है ना, हम बातें कर रहे होते जिन्नात की, सारे कजिन्स बैठ के, और फिर हम कहते हैं कि अगर कोई जिन है तो आ जाए, इस तरह का। ये भी सिमिलर वैसे ही है, बस कहा जाता है कि अगर आप इसको बड़े फोकस के साथ करें तो जिन या वो रूह या वो हमजात वो रिएक्ट करता है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। खातून पाकिस्तान नहीं, आई एम सॉरी, होम इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही मशहूर वाकया है। अब ये मेरी वालदा ने मुझे सुनाया था, और मेरी वालदा के टाइम का है शायद, तो पता नहीं कितनी साल पुरानी बात है, 30-40 साल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उन्होंने भी, उनके भी किसी सीनियर के साथ हुआ था। वो कहते हैं कि एक लड़की ने सुसाइड की थी उधर, और वजह ये बताई गई थी कि वो एबनॉर्मल थी। हालांकि सारे क्लास के लोगों को मालूम था कि वो एबनॉर्मल नहीं थी, बल्कि वो लड़की रात को जब सब सो जाया करते थे तो छत पे जाया करती थी होम इकोनॉमिक्स की, और वहां पे जाके घंटों किसी से बातें करती थी। और किससे बातें करती थी ये आज तक किसी को नहीं मालूम, क्योंकि कोई नजर नहीं आता था। ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई लड़का नीचे खड़ा हो, क्योंकि वो पूरी एक गार्डेड कम्युनिटी है, वहां गार्ड्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं। आज का नहीं मालूम, उस जमाने में और स्ट्रिक्टनेस थी, क्योंकि ये ऑल गर्ल्स हॉस्टल है, काम इनका सिर्फ लड़कियों पे होता है, तो बहुत निगरानी करनी, बस स्ट्रिक्टनेस बहुत होती थी। दूसरी बात, लोगों को मालूम था कि एक तो ये लड़की छत पे जाती है, बातें करती है, और रैंडम लोगों को ये भी पता था कि अपने कमरे में बैठी भी ये बातें कर रही होती थी, और कहती थी कि ये मुझे ले जाएगा, दोस्तों से अपने कि ये मुझे ले जाएगा। और वो लड़कियां मजाक उड़ाती थी, कौन ले जाएगा, क्या हो गया ये। बाद में एक दिन होम इकोनॉमिक्स के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टोर में या किसी जगह पे उसकी डेड बॉडी लटकी हुई पाई गई। हैरत की बात यह थी कि बॉडी हैंग तो हुई भी थी, लेकिन नीचे कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि जिसपे चढ़ के वो अपने आप को फांसी देती। यानी कि होता है ना, आपने देखा होगा कि नीचे कुर्सी रखी होती है, कुर्सी पे खड़े होते हैं, फिर वो अपने आप को फंदा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। और ये भी नहीं हो सकता कि जमीन पे खड़ी हो लड़की, उसने आपको फंदा दिया और फिर रस्सी खींची हो, अगर रस्सी छोड़ेगी तो फिर नीचे गिरेगी बॉडी। ये भी नहीं हुआ। वो लड़की प्रिसाइसली ये वाला गेम खेलती थी, ये सबका मानना है। सबने उसको ये खेलते हुए देखा था। हमने भी अपने बचपन में एक दफा कजिन ने सबने डिसाइड किया कि ये वाला गेम खेलते हैं। हमारे इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हमेशा सुना है। अब जैसे ये शैला साहब है, इन्होंने बताया, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें अपने शो पे कॉल करके बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमने खेला है गेम और उससे रूह आई है। रूह, जिन्नात, हमजात, XYZ कुछ भी है। जनाब, बढ़ते अपने फर्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम जारा है। आज आपको अपने कजन का वाकया शेयर करूंगी। वो मेरी फुप्पो का बेटा था।
वो किसी से बात नहीं करता था, यहां तक कि किसी के सामने भी नहीं आता था। मुझे याद नहीं, मैंने लास्ट टाइम उसे शायद 6 साल पहले देखा था। वो सिर्फ अपने घर वालों से बात करता था। पिछले साल जून 30, 2020 में उसने सुसाइड अटेम्प्ट की, खुद को गन से शूट करके मार दिया। उसकी डेथ के 2 या 3 महीने बाद सब घर वालों और नेबर्स का ये कहना है कि वो उन्हें नजर आता है। जिस रूम में उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, उस रूम से रोने की आवाजें आती हैं और चीजें गायब हो जाती हैं। एक और बात, 20 साल पहले उसी कमरे में उसी गन से मेरे कजिन के अंकल ने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया था। ये दोनों बात मिस्ट्रीज हैं कि उन दोनों ने सुसाइड उसी गन से उसी रूम में क्यों की। मेरे पास और भी वाकयात हैं अबाउट ब्लैक मैजिक जो मेरी फैमिली के साथ हुए। इंशाल्लाह अगली ईमेल में आपको जरूर बताऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ारा, थैंक यू सो मच। आपने अपना एक पर्सनल वाकया हमसे शेयर किया। आई एम सो सॉरी टू हियर अबाउट योर कजिन, लेकिन जहां पे आप इसको मिस्ट्री समझ रही हैं, हो सकता है कि कोई ट्रॉमा से आपका कजन गुजर रहा हो। हमारे यहाँ बदकिस्मती से अभी भी दिमागी परेशानी, दिमागी प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया जाता है। बार बार मैं ये अपने शो पे वाजे करता हूं कि हर चीज को जिन्नात पे, भूतों पे, चुड़ैलों पे मत सोपा करें। कभी कभी हमें लॉजिक के साथ भी सोचना पड़ता है, वरना तो आपका कदम रखना भी जो है ना, वो आपको ऐसा लगने लगेगा कि जिन्नात कर रहे हैं। आई स्वेयर, ये बात मुझे उस वक्त समझ में आई थी जब मैं एक जिंदगी के अपने एक अजीब और गरीब से चक्कर में फंस गया था। आप नहीं चाहेंगे उस चक्कर में फंसना, क्योंकि वो सिर्फ एक दलदल है। आप डूबते चले जाएंगे, आप संक होते चले जाएंगे अपनी ही सोच से। खैर जनाब, आप लोग अपनी ईमेल्स हमें भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। अभी फेसबुक में थोड़े दिन पहले एक खबर चली, मलिर कैंट में कारसाज वाली चुड़ैल नजर आई है। तो मेरे भी जरा कान खड़े हुए कि ये क्या, वो मतलब कारसाज वाली दुल्हन को अब कारसाज पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली तो वो मलिर कैंट चली गई। तो मैंने भी जरा 2-4 लोगों से, वहां के मलिर कैंट के लोगों से पता किया, तो वहां के लोग भी जो वो हुए थे। उस जमाने में बिल्कुल नई नई ये चीज वायरल हुई थी, तो वहां के भी लोग इंक्विजिटिव हुए थे। हालांकि सभी को मालूम है कि मलिर कैंट में वाकयात होते हैं, लोगों के साथ वाकयात हुए हैं, लेकिन ये एक बहुत प्रोमिनेंट चीज थी कि कारसाज वाली चुड़ैल मलिर कैंट में दिखी है। अब ये तो एक सवाल वैसे बन गया कि कैसे पता चला कि वो कारसाज वाली है, आईडी कार्ड लेके घूम रही थी क्या? लेकिन बकौल वहां के रहने वालों के, जिसने ये वाकया पोस्ट किया, उसका कहना ये था कि मैं रात को अपने घर से निकला मार्केट जाने के लिए, कोई या दोस्त के घर जाने के लिए। रास्ते में एक औरत नजर आई जिसने कपड़े पहने हुए थे दुल्हन के। इनको अजीब सा हुआ, ये रुके। इनको, क्योंकि मलिर कैंट में जब आप एंटर ही नहीं हो सकते बगैर जान पहचान के, बगैर कार्ड के, बगैर तस्दीक किए, इनको हुआ कि ये पूछें कि ये क्या चक्कर है। रुक के इन्होंने पूछा तो उस लड़की ने कहा कि मुझे बस आप मेन गेट तक ले चले। इन्होंने कहा आप खुद क्यों नहीं चली जाती? वो कहती नहीं, मेरे पास मेरे दोस्त, मैं दोस्तों के पास आई थी और वो दोस्त अब गायब हो गए, अब कोई भी नहीं है। तो कहते हैं आप एंटर कैसे हुई? आपका कोई NIC होगा, कोई पास होगा कुछ? कह रहे नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो आराम से आ गई थी। कहते हैं कि यही बात मुझे अजीब सी लगी, मैंने उनको साहिबा को इग्नोर किया, मैंने अपनी गाड़ी की रेस बढ़ाई है, मैं आगे गया हूं, मैंने अपने साइड मिरर से देखा है, चंद सेकंड के बाद ही कहते हैं वहां पे वो औरत नहीं थी। अब बहुत सारे लोगों की मेरे पास मैसेजेस आए, ईमेल्स आई कि मिनहाज भाई चुड़ैल नजर आई है, लेकिन बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा नहीं आई, ये एक प्रैंक
किया था वहां के लोगों ने। प्रैंक था कि नहीं था वो एक अलग बात है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि मलिर कैंट हॉन्टेड है। वहां पे अक्सर लोग साथ वाकयात पेश आते हैं। खैर, अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपनी ईमेल भेज सकते हैं। और वो तमाम लोग जो हमें YouTube पे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का। इफ यू वांट टू सपोर्ट दिस स्ट्रीम, दिस रेडियो शो, तो आप लोग सुपर स्टिकर, सुपर चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, वो VPN के जरिए सुपर चैट और सुपर स्टिकर यूज कर सकते हैं। चलिए जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाकये की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट वाकया अहमद मिर्जा हैं जिन्होंने हमें भेजा है, और देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम महनाज भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। महनाज भाई, मैंने ना अपना एक इंसिडेंट आपसे शेयर करना था, और ये इंसिडेंट जो है तकरीबन 3 साल पहले मेरे साथ पेश आया था। वैसे तो बहुत सारे इंसिडेंट हैं, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट और यादगार एक इंसिडेंट था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आगे और भी करूँगा। तो सीन ऐसा था कि 3 साल पहले की बात है, यही सर्दियों के दिन थे। तो बफर जोन, अच्छा मेरी रिहाइश जो है वो अंडा मोड़ नॉर्थ कराची की तरफ है। तो हमारे एरिया के नज़दीक बफर जोन, सकी हसन, कलंदरिया, ये एरिया बहुत करीब है हमारे एरिया से ना। तो सर्दियों के दिन थे, ऐसे ही प्रोग्राम बना एक मैच रखने का। तो हम लोगों ने बफर जोन में, जहां सरफराज अहमद साहब का घर है, हमारे क्रिकेटर जो हैं, उनकी बैक साइड पे एक ग्राउंड है, मुझे उसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट वहां पे जो है हमने वो बुक किया और वहां पे हमारा मैच था। सर्दियों की रातें थी, ठंडी रातें थी, बड़ा एंजॉय किया, बड़ी तफरीह आई वहां पे। अच्छा, जब हम गए थे तो काफी सारे थे, मतलब कुछ बाइक्स पे थे, कुछ गाड़ी में थे, मतलब इकट्ठे गए थे। लेकिन वहां से जब फारिग हुए, तकरीबन हमें वहां 4:30 बज चुके थे, 4:30 पौने 5 का टाइम था। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो अब लाजमी सी बात है, ठंड थी, जो बाइक पे थे उनको तो वैसे ही जो है वो मौत आती थी जाने में कि सर्दी में बाइक। तो खैर हम कुछ गाड़ियों में हो गए ट्रांसफर, और कुछ लाजमी सी बात है बाइक्स पे थे तो बाइक्स पे ही जाना पड़ता उनको। तो हमारे पास 2 बाइक्स थी, एक पे मैं था, मेरे साथ एक दोस्त था, और एक पे 3 दोस्त थे। तो हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हुए, बफर जोन से निकले। आपने देखा होगा DC ऑफिस वाला रोड, DC ऑफिस से होते हुए हम सकी हसन आए, सकी हसन से होते हुए हम शादमान की तरफ बढ़े। हम सकी हसन से कलंदरिया नहीं गए, शादमान की तरफ गए। आपने अगर देखा हो तो आपको शायद रास्ता पता हो। हम शादमान की तरफ गए। अच्छा, सकी हसन से भी कब्रिस्तान का रास्ता आता है, क्योंकि आपको पता है सकी हसन का कब्रिस्तान मशहूर ज़माना कब्रिस्तान है, और शादमान 2 नंबर से भी उसका बैक साइड वाला एरिया जो है वो कब्रिस्तान की तरफ का ही है। मतलब जो शादमान वाला रोड है उधर ये सीन है कि कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने ऑपोजिट जो है वो घर बने हुए, और उन घर के ऑपोजिट समझ लें बिल्कुल कब्रिस्तान है। और ऐसे ही जो है ना वो सकी हसन वाले रोड पे है कि एक तरफ आपको, जब आप सकी हसन से कलंदरिया की तरफ आएंगे तो एक तरफ आपको उल्टे हाथ पे जो है वो घर दिखेंगे, और सीधे हाथ पे जो है आपको कब्रिस्तान भी दिखेगा, और कब्रिस्तान के साथ फ्रंट पे घर भी दिखेंगे। तो हम शादमान 2 की तरफ से आ रहे थे। अच्छा, हमने जब सकी हसन चौरंगी क्रॉस की थी तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला मुझे कि यार यहीं से चलते हैं, कब्रिस्तान की तरफ से ही चलते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने उनको मना किया, वो वहां पे मान गए।
अच्छा, जैसे ही वो एरिया स्टार्ट हुआ, शादमान 2 नंबर वाला, जहाँ पे अभी एक डबल ए पकवान खुला हुआ है बड़ा मशहूर, जो उस एरिया में रहते होंगे वो वहां से रिलेट कर लेंगे इस चीज को। तो वहां पे मेरे दोस्त ने बाइक रोक दी अपनी, कहने लगा यार इधर से चलते हैं। अच्छा, मैंने उनको उस वक्त भी मतलब टोका कि नहीं यार इधर से नहीं चलते, हम लोग अपना नागन चौरंगी से ही अंदर हो जाएंगे और वहां से अपना निकल जाएंगे घर की तरफ। तो कहने लगे नहीं यार शॉर्टकट ले लेते हैं, सर्दी बहुत हो रही है, क्या करेंगे वहां से जाके, लंबा रास्ता, जब यहाँ से गरीब का रास्ता है तो ये वो। मैंने कहा यार देख लो मेरा दिल नहीं मान रहा। उन्होंने बोला नहीं चलना है चलना है। हमने कहा चलें ठीक है चलते हैं, अल्लाह मालिक है। अच्छा, जाहिर है जब दिल में बात आ जाए ना मनाज भाई, तो होता है कोई ना कोई सीन क्रिएट होता है आपके साथ। मतलब एक चीज होती है ना कि आपको अंदर से एक आवाज आए कि नहीं यार ये काम नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद भी आपको कोई फोर्स करे करने के लिए, तो वो होता है, उसमें कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई मसला आता है। तो खैर हम उस तरफ रवाना हुए। अच्छा, हम रवाना हुए ही थे तो कब्रिस्तान शुरू होने से पहले एक मस्जिद है और मस्जिद से पहले दुकानें हैं। वहां के जो लोग रहते होंगे वो समझ जाएंगे। तो हम वहां से मतलब गुजर रहे थे। अच्छा, वहां पे ना दुकान से और मस्जिद से पहले, ये मस्जिद के साथ ही वहां पे एक कचरा कुंडी बनी हुई थी। तो हम वहां से गुजर रहे थे तो हमने अपनी आंखों से देखा। मनाज भाई, मैं लिटरली ये बात आपसे बिल्कुल अपने होशावास में कह रहा हूँ और ये बात हकीकत है बिल्कुल। हमने अपनी आंखों से देखा कि एक बंदा था, हुडी उसने पहनी हुई थी, ठीक है, ऑरेंज कलर की टाइप की हुडी थी, ठीक है, और उसके आगे कुत्ता भाग रहा था। अच्छा, उसका मुंह नीचे था उस वक्त तक, जब तक हमने उसको क्रॉस नहीं किया था। उसके बाद सर नीचे था, वो बिल्कुल सर नीचे करके जैसे हम टक्कर मारने के लिए नहीं भागते बच्चे, आपने देखा होगा खेलते हुए, तो सर उसका नीचे था, उसके हाथ में एक डंडा था और वो ना कुत्ता उसके आगे भाग रहा था और कुत्ते के पीछे भाग रहा था, मारने के लिए या उसको भगाने के लिए ऐसे भाग रहा था। अच्छा, दिल में एक बात आई, रात के 4:30 पौने 5 बजे के टाइम एक बंदा इतनी रात को क्या कर रहा है? ना बंदा ना बंदे की जात उस रोड पे कोई नहीं, और हम भी सिर्फ 4 मतलब लोग थे उस रोड पे, उसके अलावा और कोई बाइक नहीं दिखी हमें वहां पे। तो खैर हमने जैसे ही उसको क्रॉस किया, बिलीव मी आप यकीन नहीं करेंगे, जब उसको क्रॉस किया ना तो उसने हमारी तरफ देखा। मिनाज भाई, मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या कैफियत थी उस टाइम, मैं अभी भी फील कर रहा हूँ वो कैफियत। जब उसने हम लोगों को देखा और हमारा उससे आई कांटेक्ट हुआ, तो बिलीव मी मिनाज भाई, उसकी जो आंखें थी ना, आंखें मतलब जो हमारी आई बॉल्स होती हैं, वो नहीं थी, वो एरिया ही नहीं था, उसकी आंखें ही नहीं थी मिनाज भाई, लिटरली उसकी आंखें नहीं थी। हमने ये देखा है और मतलब मेरा साथ जो दोस्त था, साथ जो दूसरी बाइक चला रहा था, उसकी तो हालत खराब होने लगी है। उसने बोला भगा भगा। अच्छा, मैं उनके पीछे था, जाहिर है जब उनकी हालत खराब हुई तो मैंने उनको बोला कि तुम आगे निकलो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, कहीं तुम पीछे ना रह जाओ घबराहट में। और वो मुसलसल, अच्छा, जब तक हम उसको पीछे मतलब जो पीछे दोस्त बैठे हुए थे वो पलट के देख रहे थे, और जो बाइक चला रहे थे जैसे मैं या साथ, हम भी थोड़ा थोड़ा पलट के देख रहे थे। जब तक हम उनको मुसलसल उसको पलट के देखते रहे तो वो हमें दिखा वहां, ठीक है। फिर एक ऐसा सीन हुआ कि फिर हम सबने बोला कि नहीं अब पीछे कोई नहीं पलटेगा, पीछे कोई नहीं पलटेगा, बस सीधा भगाओ भाई। यकीन करें, कोई हमने 10 से 15 सेकंड का वो एक ट्रैक है और काफी मतलब वो सीधा रोड था उस टाइम, अभी तो खैर टूटा फूटा है। तो हमने वहां बाइक भगाई है और हार्डली 10 से 15 सेकंड बाद, बिलीव मी और नॉट, हमने जब पलट के देखा है ना हमें वो कुत्ते दिखे, ना हमें वो बंदा दिखा, इवन के वहां कोई भी शख्स नहीं दिखा, दूर दूर तक कोई शख्स नहीं दिखा। तो हम उस रोड को हमने क्रॉस किया, हैदरफूड कोने पे बना हुआ है, राइट हैंड साइड पे, बड़ा मशहूर है।
तो वहां हम खड़े हुए और वहां हमने खड़े होके सोचा कि ये हुआ क्या है, और खड़े क्या हुए मतलब वहां पे थोड़ी देर हमने रुक के पूरा जायजा लिया, और वो भी हार्डली कोई 10 से 15 सेकंड। उसके बाद हमने बाइक अपनी भगाई, अपने एक गली में गए। गली में जाके जब हमने बाइक खड़ी की तो वही जो लड़का मैंने जिसका जिक्र किया साथ का, उसको वोमिटिंग लग गई और वो बिल्कुल कांपने लग गया। शिवरिंग मतलब जैसे होती है बॉडी में वो हो रही थी। और उस टाइम तो नहीं, लेकिन जब हम लोग उस टाइम घर चले गए थे, नेक्स्ट डे जब मुलाकात हुई, क्योंकि हम रहते ही मोहल्ले में थे, मतलब एक तो ऐसा था जो साथ था वो तो था ही मेरा रेंटल, और जो 2 और थे वो मतलब एक मेरी गली में रहता था और एक बैक साइड वाली गली में रहता था। जब हम नेक्स्ट डे मुलाकात करने के लिए आए तो हम 3 थे, मैं और 2 दोस्त और थे, लेकिन जो साथ था ना वो नहीं आया। उसको फोन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो नहीं था। तो हम लोग उसको देखने गए। जब देखने गए तो पता ये चला कि सर उसको तो 103 बुखार हो रहा है और वो बुखार में तप रहा है, और उसकी बड़ी मतलब कंडीशन खराब रही, तकरीबन कोई 3 या 4 दिन। उसके बाद जाके वो थोड़ा सा बेहतर हुआ। तो मुझे ऐसा फील हुआ पर्सनली कि वो वाकई कोई चीज थी। अच्छा, उसका मुझसे ज्यादा कांटेक्ट हुआ था, हम सब में से सबसे ज्यादा कांटेक्ट हुआ था उस मखलूक से। और दूसरा मुझे एक चीज ये महसूस हुई कि मिनाज भाई ये चीज ना आपके आसाब पे भी वेरी करती है। मीन्स के जिनके आसाब कमजोर होते हैं उनको इस तरीके का ज्यादा मतलब असर होता है, जैसे कि बुखार हो जाना, उल्टियां लग जाना। अच्छा, मैं बड़ा काम था, चारों में ही मैं बड़ा काम था। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ब्रेव हूँ या ऐसा हूँ, लेकिन मैं काम था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर कोई ऐसी चीज है तो हमें उसको जस्ट इग्नोर करना है। हमने उसको पलट के, और मैं चीख रहा था बार बार इन लोगों को कि पलट के मत देखना, पलट के मत देखना, और ये वही कर रहे थे। खैर बहरहाल ये एक मेरा वाकया था जो मेरे साथ पेश आया, और ऐसे और भी बहुत सारे वाकये हैं। मैंने आपकी एक स्टोरी सुनी थी कि जिसमें एक अल्लाह आपका भला करे, कोरंगी क्रॉस पे रोड पे जो एक वाकया आपने बताया था 1 साल पहले का, कि बंदे की गाड़ी बंद हो गई थी और स्टार्ट नहीं हुई थी। तो एक ये भी मेरा वाकया है, इंशाल्लाह वो आपको मैं नेक्स्ट वॉइस नोट में सुनाऊंगा। और ये भी हकीकत है, ये तब की बात है, 2016 की बात है तब। खैर जनाब, ये अहमद मिर्जा थे, अम्माद मिर्जा, जिन्होंने अपना वाकया हमसे शेयर किया। थैंक यू सो मच। और ये बफर जोन का वाकया था, तो अगर बफर जोन में रहने वाले इस इलाके को पहचान गए तो हमें जरूर बताइए कि ऐसा क्या होता है अमूमन, या सिर्फ ये इन्हीं के साथ हुआ है। जो लोग अपने मैसेजेस करें उनके नाम शामिल कर लेते हैं। अनीला, थैंक यू। ओकाशा, थैंक यू सो मच। निकिता मलिक, वीजी बोर्ड कहते हैं उसको, बिल्कुल, थैंक यू सो मच निकिता। एम खान, थैंक यू सो मच। जुनेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ सकीना, गुल माची, शाइस्ता बानो, हिना बतूल, मेदी रजा, सुजैन, थैंक यू। मुबीन, बहुत बहुत शुक्रिया। और खान, सईद खान, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग, आपने मैसेजेस किए। चले जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। मेरा नाम मतीन है, हम गुलशन इकबाल 10A नेशनल सीमेंट सोसाइटी में रेंट पे रहते थे 2007 में, जो अलादीन पार्क के ऑपोजिट है, सर जी कॉलेजिएट स्ट्रीट। हुआ यूं कि हम जब उस घर में शिफ्ट हुए वहां कुछ अजीब वाकयात हुए।
पहले तो मेरे मरहूम वालिद कहते रहते उनके रूम में किसी के बच्चे खेल रहे होते हैं, जबकि कोई नहीं होता था। और ऐसा कई बार कहा। वालिद साहब बीमार थे, बेड पे रहते थे, चल फिर नहीं सकते थे ज्यादा। हम समझने लगे कि शायद ज़ैनी बीमार हो रहे हैं। एक दिन मेरी बहन लाउंज में सो रही थी रात के वक्त, तो उनकी चादर किसी ने खींची। वो वहम समझ के सो गई। फिर दोबारा यही हुआ। इस बार चादर हटा दी किसी ने। वो डर के अम्मी के पास गई। अम्मी ने समझा भला के कुछ नहीं है, ये दुआ पढ़ो और फजर का टाइम होने वाले नमाज पढ़ो कह के बात को टाल दिया। कुछ दिन बाद घर में केबल टीवी लगाया तो लाउंज की एंट्रेंस गेट के ऊपर एक होल था जहां से केबल को डालना था। वो होल बंद था। उसको ओपन किया तो उसमें से एक तावीज निकला। खैर वो हमने ठंडा कर दिया समंदर में। उसके बाद मेरे एक पड़ोसी ने मुझसे पूछा, सब ठीक है घर में, कोई मसला तो नहीं हो रहा? मैंने कहा कैसे मसले? तो उसने नहीं बताया। फिर मैंने उसे सब स्टोरी सुनाई तो कहने लगा वो तावीज ओनर ने रखवाया था वहां, यहां असरात थे इसलिए, कोई ज्यादा रहते नहीं थे यहां पे लोग। तुमने भी निकलवा क्यों दिया? तुम्हारी हिफाजत के लिए था। खैर उसके बाद मैं वालिद साहब को वॉशरूम लेके जा रहा था। हमें किसी ने धक्का देकर गिरा दिया। मैं बहुत जोर के गिरा था और वालिद साहब भी गिर गए थे। ना मैं खुद को संभाल पाया ना वो। उसके बाद हम सब उम्रा पे चले गए। वापसी में वालिद साहब कोमा की हालत में आए और सुबह ही उनका इंतकाल हो गया उसी घर में। फिर 1 महीने बाद हमने वो घर छोड़ दिया। बाद में पता चला ओनर के वालिद भी उसी घर में फौत हुए थे। हमारे जाने के बाद वहां एक फैमिली आई और 2 महीने के बाद वो भी घर छोड़कर चली गई। फिर वहां बाद में स्कूल खोल दिया गया, लेकिन वो भी नहीं चला। नेशनल सीमेंट सोसाइटी, सर्जी कॉलेज स्ट्रीट, गुलशन इकबाल 10A का ये वाकया है। बहुत बहुत शुक्रिया मतीन। बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ सकता हूं क्योंकि मैं पर्सनली इस तरह के एक वाकये से गुजर चुका हूं खुद। मी, माय फादर, माय मदर एंड माय 2 सिस्टर्स, इवन माय यंगर ब्रदर। जब हम एक घर में शिफ्ट हुए जिसका हमें कुछ अंदाजा नहीं था और बाद में पता चला कि वो गुलशन के उस ब्लॉक का सबसे हॉन्टेड घरों में से एक है। मतलब जब हम शिफ्ट हुए थे तो मोहल्ले वाले परेशान हो गए थे कि इस घर में कैसे कोई शिफ्ट हो गया, जो कि बाद में ऑब्वियसली हमें पता चला, उस वक्त नहीं बताया गया था। तो ऐसा होता है। कुछ कहते थे बुजुर्ग कि कुछ जमीन होती है जो इंसान को रास आ जाती है, वरना वही जमीन किसी को बर्बाद कर देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई जमीन इटसेल्फ, जमीन तो कोई वो नहीं है ना, उस पे कोई हमारे हिसाब से, हमारी सोसाइटी के हिसाब से उसमें कोई अच्छा जिन होगा या बुरा जिन होगा। अगर अच्छा जिन होगा तो वो आपकी मदद करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर कोई खराब चीज है, कोई खराब मखलूक उस जमीन पे है, तो दे विल मेक श्योर कि आपको वो नुकसान पहुंचाएं। बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों को यकीन नहीं करते ना, मानते नहीं है, कहते हैं कि नहीं यार ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये बेकार है, ये बेकार। नहीं, आपको मानना पड़ेगा। अभी नहीं तो थोड़े दिन के बाद। जब अंग्रेज ओपनली बोलना शुरू कर देते हैं तब हमें समझ में आती है बात, हाँ शायद सही कह रहे हैं। अगर पाकिस्तान में कोई बोल दे तो क्या दकियानूस है। जैसा कि आपको मालूम है, इंटरनेट सबके पास है, गूगल सबके पास है, यूट्यूब सबके पास है। जाइए सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में तो फिर भी बड़े
माकूल किस्म के वाकयात लोग शेयर करते हैं। जो अमेरिका, इंग्लैंड, इन जगहों पे हुए वो तो एक अलग ही लेवल के हैं। मतलब जिसको मैं भी शायद कभी सोचूं कि यार ये तो ज्यादा हो गई, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। ये उस मखलूक की बात हो रही है जिसके बारे में हमें ज्यादा इल्म नहीं है। हम उनकी दुनिया में नहीं गए, हमें नहीं मालूम कि वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से खाते हैं, पीते हैं, कैसे जिंदगी गुजारा करते हैं। सुना ही है कि इनकी उम्रें हजारों सालों में होती हैं। सुना है कि इनमें भाई कई सारी इकसाम होती हैं। ये भी सुना है कि इनमें तालीम की भी वो होती है कि कुछ तालीम याफ्ता होते हैं, कुछ इस्लाम, कोई रिलीजियस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। और ये सुना कैसे है कि किसी एक के साथ कोई वाकया पेश आया। ऑक्सीजन भी तो हम इनहेल करते हैं ना, वो तो हमें नहीं दिखती, फिर भी हमें उस पर यकीन है कि हाँ वो एग्जिस्ट करती है। तो फिर इन चीजों पे हम क्यों सवालात उठा लेते हैं? जब आपकी आंखों ने जो चीज देखी उस पे आपने बिलीव करने, तो फिर तो आप अपनी सांस के ऊपर भी बिलीफ रखना खत्म ही कर दें। These things, these entities exist, मेरे और आपके इर्द गिर्द ही हैं, अभी भी मौजूद होंगी हमारे इर्द गिर्द। बस अच्छी बात यह है कि वो अपनी प्रेजेंस शो नहीं कर रही। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक कॉलर की तरफ। देखते हैं कि दानिश मुर्तजा साहब हैं जिन्होंने अपना वाकया हमसे शेयर किया है, और वो क्या वाकया है आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनाज साहब, मैं दानिश मुर्तजा सिंगापुर से आपको ये वॉइस नोट भेज रहा हूँ। मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान में नई दिल्ली से है और मैं सिंगापुर में रहता हूँ। तो ये वाकया मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये नई दिल्ली का है। तो नई दिल्ली में एक बड़ी ही मशहूर जगह है जो इस हवाले से जमाली कमाली मस्जिद। जमाली कमाली मस्जिद की तारीख ये मुगलों से भी पहले कभी ये गोया खिलजी या तुगलकों के वक्त, खिलजी या ऐबक्स के वक्त की मस्जिद है और ये मुगल दौर में उतनी ही कदीम थी जितना कि हमारे लिए मुगल दौर कदीम है। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां पर आप जाएंगे तो आपने जैसे कुलधारा की कहानी सुनाई थी और उसमें बताया था कि शाम के वक्त एंट्री नहीं है, इसी तरह का बोर्ड जमाली कमाली मस्जिद पे भी लगा हुआ है। ये कुतुब मीनार के पास ये जितने भी आसार कदीमा हैं ये उसी प्रीमाइसिस में ये मस्जिद लोकेटेड है, यानी कि जो जहां पर कुतुब मीनार मौजूद है ये पूरा इलाका महरोली ओल्ड दिल्ली का मशहूर है, क्योंकि इसमें खाली कुतुब मीनार ही नहीं बहुत सारे आसार कदीम हैं। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज तो अभी भी वक्फ बोर्ड के पास हैं और कुछ जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी बन चुकी है, जिसमें से ये जमाली कमाली मस्जिद भी है। और आज ये जमाली कमाली मस्जिद एक हॉन्टेड मस्जिद के नाम से मशहूर है। अच्छा, इलाका पूरा वो सिक्योर्ड है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, तो वहां पे सब बयाबान जंगल है, जंगल के बीच में कहीं ये खंडरात है, कहीं कोई कब्रिस्तान है, कहीं महल है, कहीं मस्जिद है, कहीं और कुछ शाही इमारतें हैं जिसे लोग देखने जाते हैं। तो जमाली कमाली मस्जिद के बारे में ये मशहूर हो चुका है, अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे कि ये हॉन्टेड जगह है और यहां पर लोग जो आते हैं तो उनके साथ अजब अजीब वाकयात होते हैं और इस इलाके में बड़ी अजीब अजीब वारदात होती हैं। तो मैं इस मस्जिद को इसी हवाले से कई बार मैं ये तफ्तीश का और क्यूरियोसिटी में कि मुझे कुछ मिले, मैं अलग अलग औकात में मैं
इस मस्जिद पर गया ये तो करने के लिए कि शायद शाम ढले, मुझे कुछ एक्सपीरियंस हो, लेकिन ऐसा मेरे साथ अभी कुछ नहीं हुआ। हालांकि एक दिन जब मैं मस्जिद के बाहर आया तो वो गार्ड ने इशारा करना शुरू कर दिया कि ये शाम का वक्त हो चुका है और आप यहां से चले जाएं। तो मैं गार्ड के पास पहुंचा और मैंने उससे पूछा कि मस्जिद के बिल्कुल ऑपोजिट वो कोई गार्ड का क्वार्टर बना हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि देखिए जनाब, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस जगह के बारे में जो ये सब कुछ मशहूर हो गया है ये कितना सही है। तो गार्ड ने मुझे बताया कि ये सब अफवाह है और लोग जो बताते हैं वो सही नहीं है। मैंने कहा, तो मैं बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने उससे पूछा कि ये वो उसने कहा कि नहीं, मेरी तो यहाँ पे ड्यूटी जमाने से है और मेरे अलावा कोई गार्ड यहाँ पर रुका नहीं, और इसी वजह से नहीं रुका कि लोगों को कुछ दिखाई देता है कुछ, जबकि मेरा मानना यह है कि यहाँ पर मुझे इतना वक्त हो गया रहते हुए, मुझे कभी किसी तरीके की कोई परेशानी पेश नहीं आई है। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो मुमकिन है यही बात, जब आप यहाँ रहते हो तो आपकी बात ज्यादा जानदार है, पता नहीं है कैसे अफवाह बन गई। तो उस पर वो अचानक से एक बात कहता है कि मगर साहब, मैं ये जो चीजें होती हैं ये किसी अच्छे लोगों को परेशान नहीं करती, बल्कि इनका शिकार हमेशा जो बदकिरदार लोग होते हैं वो होती है। तो यहां पर मैं चौंका। मैंने कहा, अभी तो तुम कह रहे थे कि कुछ नहीं है, अभी तुम कह रहे हो कि ये चीजें, तो ये क्या चीजें हैं? तो उसने कहा, नहीं सर, यहां पर होता तो है लेकिन जैसा लोग सुनाते हैं वैसा नहीं है, क्योंकि जब से ये लोगों ने यहां पर खासकर आना जाना और बढ़ गया, ये खबर सारी दिल्ली में सारे इसमें आम हुई, और यहाँ पे ये तो उसके बाद से यहाँ पर फिर ये वारदात होना भी कम हो गई। तो मैंने कहा, अच्छा। अब यहाँ से डिस्कशन कुछ मजेदार हुआ, तो मैंने उससे पूछा कि वारदात यानी इसका मतलब पहले होती थी? तो उसने मुझे बताया कि जी बिल्कुल, यहाँ पर ये था कि जब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस इलाके को जो मिट्टी के नीचे दब गई थी बहुत सी दीवारें मस्जिद की, और उसे खोद कर और सब दोबारा रिस्टोर किया, तो उसके बाद से ये बहुत टाइम तक कोई प्लान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उसके बाद इसमें ताला डाल दिया उन्होंने और आगे कुछ नहीं किया। तो कहा कि उसके बाद इसमें ड्रग्स वाले लोग और भी कुछ बुरे काम करने के लिए लोग जो थे वो इस मस्जिद के कंपाउंड में आ जाते थे। तो लिहाजा फिर उसके बाद उन लोगों को परेशानियां, तो वो बयान करता है कि एक दिन मैं रात में यहां सो रहा था और मैंने देखा कि कुछ लोग चीखने की आवाजें मैंने सुनी। तो मैंने देखा कि कुछ लोग इस मस्जिद के अंदर किसी तरीके से छुपके हम लोगों से रात में चले गए थे, और वो बाद में चीखते हुए निकले और उन्होंने बताया कि उन्हें किसी चीज ने धक्का दिया और पटक दिया, और उन्होंने खूब कदमों की चहलकदमी की। इस तरह के और भी वाकयात फिर उस गार्ड ने बताया कि ये उसकी ड्यूटी के दौरान वहां पेश आए। तो ये वाकया है जमाली कमाली मस्जिद का, और से आप चाहे तो इसको इंटरनेट पर देख सकते हैं। बस यही मुझे आपको सुनाना था। अस्सलाम वालेकुम। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश साहब, आपने अपना वॉइस नोट हमें भेजा फ्रॉम सिंगापुर। थैंक यू सो मच। और इस जमाली कमाली मस्जिद का जो है मैंने पहले भी एक शो में जिक्र किया था, और अगर आप लोग को मौका मिले तो आप सर्च कीजिएगा, आपको बहुत सारी वहां के वाकयात मिलेंगे। खैर जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, माय नेम इज एमन एंड आई एम फ्रॉम कराची। Today I am here to tell you about my father experiences with जिन्नात। जब मेरे वालिद 20 या 23 साल के थे तो उनको बड़ा शौक था जिन्नात से कम्युनिकेट करने का। अपनी जवानी में ही उनको बहुत
शौक था इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने का। और हमारे खानदानी एक पीर साहब हैं, क्योंकि पापा को ये सब बातों में बहुत इंटरेस्ट था, तो वो उनके पास जाया करते थे। उनका घर कराची में इस्लामिया कॉलेज के पास था, जिसको आसान अल्फाज में आस्ताना भी कहा जाता है। उन्हीं कुछ दिनों में जब बाबा वहां जाया करते थे, तो वो पीर साहब किसी मौकिल से डेली राब्ते में रहते थे और किसी नए मौकिल को कैद कर रहे थे। तो पापा उन्हें काफी नोट करते थे। बाबा एक रात उन्हीं के आस्थाने में एक रात रुक गए। रात में मेरे बाबा सेकंड फ्लोर के झूले में सो रहे थे, जो कि एकदम वीरांडे में के दरमियान में था। उनको महसूस हुआ कि उनका झूला किसी ने हिलाया है और उन्हें कोई उठा रहा है। बाबा को लगा कोई आया होगा, उन्होंने बस एक तरफ से इग्नोर कर दिया। आपको साथ साथ बताती चलूं कि मेरे वालिद को नेचुरली स्पिरिट्स और जिन वगैरह ये सब चीजें बचपन से दिख जाती हैं। उन्हें ये नेचुरली चीज मौजूद है। जब बाबा सो रहे थे, उन्हें महसूस हो गया था कि कोई इंसान नहीं है, और फिर मेरे वालिद उठे। उन्हें आवाज आई, यहां से हमारा गुजर है, उठ जाओ। बाबा ने इग्नोर करके वहां से हट गए और साइड में जमीन में जाकर सो गए। जब बाबा की सुबह आंख खुली तो सुबह उन्होंने अपने आप को झूले पर सोते हुए पाया। उनको ये बात बड़ी हैरानी लगी। ये बात पीर साहब को भी बताई, जिन्हें मैं दादा अब्बू कहती हूं। उन्हें बताया तो पापा को उन्होंने कहा, तुम्हें उनसे कुछ बहस नहीं की, और वो जानते थे कि तुम्हारे पैर में चोट लगी हुई है, तुम जमीन पर नहीं सो सकते। इसलिए उस मखलूक ने, उस जिन ने तुम्हें वहीं लिटा दिया, तुम्हें परेशान किए बगैर। पर बाबा को उनकी शक्ल कुछ नहीं दिखी, बस आवाज सुनी थी जैसे कोई कान में विस्पर कर रहा हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, बाबा को ये सब चीजें आराम से नजर आती थी। वो अगर किसी कमरे में हो तो बाबा बता सकते थे कि यहां कोई और भी है। मेरे वालिदैन की शादी के बाद जब मेरे वालिद नानी के घर आते थे, तो वहां बाबा मुझे जाने नहीं देते थे, क्योंकि वो घर आसेब ज़दा था। नाना को वो घर गवर्नमेंट से मिला था। वो केडीए में जॉब करते थे और घर बस ग्राउंड फ्लोर का ही था। उसमें 8 कमरे थे और एक बहुत बड़ा विरांडा था। क्योंकि वो 18 या 19 से का घर था, नानी हमेशा बताया करती थी उन्हें, हमेशा किसी न किसी औरत की आवाज सुनाई देती है, कभी न कभी औरत दिख जाती है। पर मेरे मामू और अम्मी ने कभी भी नहीं देखा। जब नानी ने ये बात बाबा से कही तो बाबा ने रात वहीं रुकना पसंद किया, और सब जब सो गए तो बाबा उठे। उन्होंने पूरा घर का जायजा लेना चाहा। जब वो उठे और गैराज के पास गए तो बाबा को अंदर के विरांडे से किसी के चीखने की बहुत जोर से आवाज आई, और वो आवाज सिर्फ बाबा को आई, क्योंकि सबके कमरे मिले हुए थे। अगर सबको आती तो सब उठ जाते। जब बाबा ने अम्मा और सबको सुकून से सोते हुए देखा, वो समझ गए। वो आराम से विरांडे में गए, वहां कोई नहीं था, और उसी के पीछे एक बहुत बड़ा गार्डन था, जहां रात को क्या मगरिब के बाद कोई माली काम नहीं करता था। वहां रात अचानक से आग लग गई। क्योंकि घर गवर्नमेंट का था, सिक्योरिटी हमेशा काफी रहती थी। फिर उस आग को काबू पाने के लिए काबू पा लिया गया। दूसरी तरफ, उसी गार्डन के दूसरी तरफ सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए थे, जिनको चेक किया गया तो उसमें ना कोई बंदा ना बंदे की जात नजर आई।
तो इतना देखा कि आग खुद ब खुद लगना शुरू हो गई। जब बाबा वहां आए तो ही न्यू कि किसी ने आग लगाई है। बाबा को वहां लोगों के हुजूम में औरत दिखी जिसका हुलिया बाबा ने मेरी मामा को भी नहीं बताया। वो बाबा को इशारा देकर आई, आइंदा से मेरे बारे में कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश नहीं करना। बाबा ने ये सब ऐसे ही छोड़ दिया और घर में कुरान ख्वानी करवाने के लिए बोला। बाबा के ख्याल से किसी वजह से पूरी नहीं हो सकी। वो घर जितने दिन में खुला लगता था, रात में उतना ही खौफनाक लगता था। वॉशरूम से अटैच नहीं थे, बाहर की तरफ थे। तो रात में एक दफा मामा को वॉशरूम जाना था। जब वो दरवाजा खोलकर आसमान के नीचे से वॉशरूम जाने लगी तो जैसे ही रूम से वो बाहर आई, उनके सर पर कुछ आकर गिरा। जब उन्होंने घबरा के आगे पीछे देखा तो वो देखती हैं कि जमीन पर एक चूड़ी पड़ी हुई है और मामा उसे घबरा कर उठाने लगी। तो बाबा की नजर पड़ गई और जब मामा को बाबा ने रोका तो मामा ने दोबारा बैंगल की तरफ देखा तो वो दूर हो गई थी उनसे खुद ब खुद। ऐसे बहुत से छोटे मोटे केसेस होते रहते थे। वालदा बताती हैं, जवानी में बाबा ने मौकिल कैद करना चाहा तो घर वालों को पता चल गया और पापा की सब चीजें अधूरी रह गई थी। फिर उसके बाद से ये चीजें मुझ में भी थी जो कि उनके इंतकाल के बाद मैंने इन्वेस्टिगेट की। ना मुझे समझ आया ना मैं समझ पाई। हमारे घर में 2 छतें हैं। एक दफा जब मैं हमारे घर में अपनी फुप्पो के साथ 3rd फ्लोर की छत पर बैडमिंटन खेल रही थी तो उसी ऊपर एक और छत है। वहां मुझे फील हुआ जैसे मेरे चाचू उधर खड़े हुए हैं और हमें देख रहे हैं। रात का वक्त था, लाइट्स ऊपर की बंद थी। मुझे लगा पानी की टंकी चेक करने गए होंगे और इतने में चाचू की शक्ल में शख्स ऊपर की स्टेयर्स के करीब आया और मुझे देखकर मुस्कुराया। मेरा मुंह उनकी तरफ था और फुप्पो की कमर मेरी चाचू की तरफ थी। यही जो चाचू की शक्ल में था, मैं उस शख्स को देख सकती थी बस। और वो मुझे देखते देखते ऊपर चला गया। इतने में फुप्पो ने मुझे कहा, नीचे चलो, लगता है सब आ गए हैं। हम नीचे गए। इतने में मैंने अपने चाचू को नीचे की तरफ से ऊपर आते देखा। मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे नहीं, मैं तो सुबह से बाहर था। खैर, बाबा के साथ होने से मैं इन चीजों से खास ना उलझती हूँ ना खास डर लगता है और ना ज्यादा मालूम कुछ करती हूँ। मेरे बाबा हमेशा कहते थे कि जितना डरोगे ये उतना ही तुम्हें परेशान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ईमेल आपकी बहुत एक लंबी ईमेल थी, थैंक यू। और एक और नोट है जो उन्होंने कहा है कि आप वो ऑनर मत कीजिएगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग भी अपनी ईमेल्स हमें भेजना चाहते हैं तो जरूर भेजिए official.minhajaliaskari@gmail.com पे। कुछ लोग होते हैं इसी दुनिया में जिनके पास ये ताकत होती है, ये हिस्स उनकी अच्छी होती है कि वो अनसीन चीज को देख सकते हैं। अब उसमें फ्यूचर भी हो सकता है, यानी कि आने वाला वक्त। लेकिन इस पे फौरन लोग कह देंगे कि फ्यूचर कोई नहीं देख सकता। बिल्कुल, लेकिन डेजा वू क्या चीज है? अगर आपको इसके बारे में मालूम नहीं है तो गूगल कीजिए। आपके साथ भी अक्सर ऐसा हुआ होगा। ये बड़ा कॉमन चीज है कि आपको लगता होगा कि कोई इवेंट आपके सामने से हो रहा है और आपको लगता होगा कि ये तो मैंने पहले देखा हुआ है। तो ये भी तो वही चीज है कि आपको आपके ख्वाब में कोई ऐसी चीज जो फ्यूचर में होने वाली नजर आ गई। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं इस दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में, जो शायद इस मखलूक को देख सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं, उनकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं।
खैर जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाक़े की तरफ जो कि मुमताज साहब हैं, उन्होंने भेजी है। आइए सुनते हैं कि क्या वाक़या है। सलाम मिनाज, मुमताज बात कर रहा हूँ। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। उस दिन लाइव स्ट्रीमिंग अच्छी रही, लेकिन बाद में मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि आप एक एयरपोर्ट का जबरदस्त किस्सा सुनने के लिए बार बार कहते रहे, लेकिन एट द टाइम मुझे बिल्कुल वो जहन में नहीं आया कि मैं क्या सुनाऊं, क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं था उसके लिए कि आप एयरपोर्ट के किस्सा को सुनने के लिए कहेंगे। बाद में जब मेरी वाइफ ने और बच्चे ने देखा तो उसने बोला, बाबा आप तो इतने किस्से हैं, उसमें से कोई एक सुना देते। मैंने कहा मैं प्रिपेयर नहीं था, तो मैं आज आपको एक टेप भेज रहा हूं एयरपोर्ट के किस्से की। और ये किस्सा जो है वाकया बाकायदा प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, और ये इतना कोई पुराना भी नहीं है, मेरे ख्याल से कोई 8-9 साल पहले की बात है। हुआ यूं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर जो होता है वो आपने भी देखा होगा, वो सिविल एविएशन के अंडर में आता है। बड़े क्वालिफाइड लोग उस पर लाइसेंस लेके जो होते हैं, लाइसेंस लिए हुए, वो उस ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, जो जहाजों की लैंडिंग और टेक ऑफ और जो ऊपर से जहाज गुजर जाते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो वो हर एयरपोर्ट पे होता है, कराची एयरपोर्ट पे भी, और वो बहुत ही ऊंची जगह बनाया जाता है। उसकी बनावट भी कुछ ऐसी होती है कि उसके चारों तरफ जो है ना वो ट्रांसपेरेंट ग्लास लगे होते हैं ताकि दूर दूर तक जहाज को देखा जा सके। जहां से अप्रोच करता है जहाज और लैंड करता है, उसके बाद टेक ऑफ करता है, तो रनवे से के एक पॉइंट से लेकर रनवे के दूसरे पॉइंट तक सब नजर आना चाहिए। और उसके अलावा रैम्प का सारा एरिया जहां पर जहाज पार्क होते हैं, मरल, वो सब नजर आना चाहिए। और उसके अंदर बड़ी हाई पावर बैनोकुलर्स, दूरबीन वगैरह भी लगी होती है। तो रात को कोई ये 12 बजे या 12:30 बजे का टाइम था। ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा VHF पे, वो VHF जो होता है वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वो हर दफ्तर में एक इंस्ट्रूमेंट रखा होता है और वो वॉकी टॉकीज के साथ कनेक्ट होता है, और जितने भी स्टाफ ग्राउंड पर काम कर रहा होता है उन सबके पास वॉकी टॉकी होती है, तो उनके पास वो आवाज आती है। तो उस पर उसने कहा कि रनवे पे कोई ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, और उन्होंने अपनी इमरजेंसी रिस्पांस को ये मैसेज दिया कि फौरी तौर पर जाएं और रनवे खाली कराएं और देखें वो क्या ऑब्जेक्ट है। तो वो उनको तो नजर आ रहा था, तो लेकिन फिर वो इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर की गाड़ी गई, और एक गाड़ी जो है ना सिविल एविएशन की, आपने देखा होगा रैंप पे चलती है, उस पर फॉलो मी लिखा होता है। सब लोग उसको फॉलो मी की गाड़ी कहते हैं। उसका कलर भी कुछ ऐसा होता है कि वो चौकोर से स्क्वायर से होते हैं, रेड एंड व्हाइट या डार्क ऑरेंज एंड व्हाइट, और पूरी गाड़ी पे इसी तरह से पेंट होता है। और उस पर बड़ा सा पीछे फॉलो मी लिखा होता है। जब जहाज लैंड करता है तो टैक्सी कराने के लिए वो जहाज के आगे आगे गाड़ी चलती है और वो पार्किंग एरिया तक जहाज को लेके आती है, कप्तान उसको फॉलो करता है। तो वो फॉलो मी की गाड़ी भी रश करती हुई गई रनवे पे। अब फॉलो मी की गाड़ी और इमरजेंसी रिस्पांस गाड़ी जो थी वो कंट्रोल टावर से बात कर रही है, और रेडियो पे तमाम ऑफिस में वो आवाज गूंज रही है, आ रही है, मतलब सब सुन रहे हैं उसको। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो रनवे पे कोई चीज नजर नहीं आ रही, दूर दूर तक लाइट्स हैं, क्योंकि क्लियर होता है। अच्छा, रनवे की बनावट भी हर जगह कुछ ऐसी होती है कि उसके लेफ्ट राइट कोई ऑब्जेक्ट नहीं होते, कोई बिल्डिंग नहीं होती दूर दूर तक। उसके बाद जाके वो कोई पौधे वौधे दरख्त वरख्त लगाते हैं खूबसूरती के लिए, लेकिन रनवे के फौरन राइट लेफ्ट कोई चीज नहीं होती। तो वो बोल रहे हैं दूर दूर तक हमें लाइट डाल रहे हैं, गाड़ी की कोई चीज नजर नहीं आ रही। कंट्रोल टावर वाला उसको बोल रहा है कि आप आगे बढ़ो, वो ऑब्जेक्ट आपसे तकरीबन कोई 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर के फासले पर है, और उसी तरफ से वो दोनों गाड़ियां रश करती हैं। उसके बाद जब बैनोकुलर से उसने उसको क्लोज करके देखा तो वो कंट्रोल टावर वाला कहता था कि एक औरत, एक आदमी, उनके साथ एक बच्चा, जैसे वो वॉक करने निकलते ना, तो बच्चे की उंगली पकड़ी हुई है उन्होंने, मर्द ने औरत ने, बीच में वो छोटा बच्चा है, और जैसे कपल कोई जा रहा है और बच्चे को उंगली पकड़ के इस तरीके का है। और आप जाके उसको पूछो, उससे हटाओ उसको वहां से। अब ये जो दोनों गाड़ियां हैं ये जा रही हैं और वो उसको सर्च कर रही हैं, वो नजर नहीं आ रहे, और इन दोनों की नेगोशिएशन चल रही है रेडियो पे जिसकी आवाज आ रही है।
वो कंट्रोल टावर वाला कहता है यार तुम्हारे ये तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा सामने तुमसे, अब ये 200 मीटर रह गया तुमसे, अब तुमसे ये 100 मीटर रह गया। और वो मुस्तकिल कह रहे हैं सर हमको कोई चीज सामने कोई है ही नहीं, रनवे बिल्कुल क्लियर है, कोई चिड़िया का बच्चा भी इधर नहीं है। और वो अच्छा बोलता है, वो कंट्रोल टावर बोला और आगे जाओ और आगे जाओ, और वो तेज गाड़ी गुजर रही। और फिर कंट्रोल वाला चीखता है ओ भाई खुदा के मानो तुमने तो उसको मार दिया। अब वो जो गाड़ियां थी वो चलते जा रही, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा, वो अपने रनवे पे चल रही हैं और वो आगे निकल गई। कंट्रोल वाला कह रहा है कि तुमने गाड़ियां उसके ऊपर से गुजार दी, अब वो फैमिली तुम्हारे पीछे नजर आ रही है। अब जब कंट्रोल टावर वाले ने ये देखा ना कि यार ये गाड़ियां इसके ऐसा लग रहा है जिससे इस फैमिली को मारती हुई गुजर गई, और वो गाड़ियां आगे चली गई, अब वो फैमिली पीछे हो गई उन दोनों गाड़ियों के। तब वो उनको कह रहा है कि वो तुम्हारे पीछे नजर आ रही हैं। फिर वो कंट्रोल टावर वाले जो है ना थोड़े से घबराए, आपस में उन्होंने जो शिफ्ट थे वो डिस्कस किया, बोला यार ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि गाड़ियां गुजर के उसके ऊपर से चली गई और वो पीछे नजर आ रहे हैं। फिर वो कंट्रोल टावर वाले ने जब भी परेशानी शुरू हुई और ये रेडियो में आवाज गूंज रही थी, तो फिर उन्होंने कहा कि अब अपनी गाड़ी आप यू टर्न करो, अब वो आप फैमिली आपके पीछे है। उन्होंने फिर गाड़ियां यू टर्न की, फिर पीछे देखा, बोला पीछे भी कोई नहीं है। यार मिनहाज ये 5 मिनट या 4 मिनट तक ये किस्सा जो है ना रेडियो पे ये आवाजें आती रही और हम सुनते रहे। उसके बाद आखिर में वो कंट्रोल टावर ने बोला ठीक है, अब वो एकदम जो ऑब्जेक्ट था या वो जो फैमिली थी या वो लोग थे वो गायब हो गए। ये किस्सा रिपोर्ट हुआ है बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में, और सुबह सिविल एविएशन की पूरी मैनेजमेंट को पता चला है और इसमें खलबली मची है। तो जो उस दिन आप कह रहे थे ना कि किस्सा सुना है, वो ये एक्चुअली मैं किस्सा सुनाना था। तो थैंक यू वेरी मच। और भी आगे इंशाल्लाह जो है ना बहुत सारे वाकयात हैं, मैं उसको मतलब झूठ तो नहीं होगा लेकिन मेंटली तौर पे उसके अल्फाज को सही करके मैं आपको टेप भेजता रहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जनाब, ये हमारे एक मुमताज साहब थे जिन्होंने अपना वाकया भेजा। ये इनका ताल्लुक जो है ना एयरपोर्ट से रहा है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और इन्होंने कई सारे एयरपोर्ट के वाकयात हमसे शेयर किए जो कि आई एम श्योर आप सभी लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पे भी सुने होंगे। खैर, हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, www.youtube.com/minhaj-ali-askari, और वहां पे जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और उन तमाम लोगों का जो लोग हमें हमारी लाइव स्ट्रीम को, हमारे लेट नाइट हॉरर शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो हमें सुपर चैट और सुपर स्टिकर के जरिए भी कर सकते हैं। चलिए जनाब, एक और ईमेल की तरफ बढ़ते हैं, और ईमेल है, ये कहानी मेरी नानी के घर की है जहां पर हम लोग वीकेंड्स पे रहने जाते थे। मेरी नानी और मेरे मामू मामी सब साथ रहते थे एक ही घर में। नीचे के पोर्शन में रहते थे और ऊपर का पोर्शन खाली था, वहां कोई नहीं रहता था। उसके ऊपर छत थी। हम जब रात में सोते थे तो मेरी कजन अलार्म लगा के सोती थी फजर का, मगर वो हमेशा अलार्म 3 बजे खुद बजता था। कभी गैराज में हाई रूफ की हेडलाइट खुद ही रात में जल बुझ जाती थी। मैंने खुद भी अपनी आंखों से देखा है ये सब। बाहर की तरफ क्यारी होती थी जहां पौधे वगैरह लगे होते हैं, और पीछे की तरफ तोतों का पिंजरा होता था जहां रोज रात में तोते 3 बजे बहुत जोर जोर से चीखते थे। और सुबह जब हम उठते थे तो रोजाना एक तोता मरा हुआ होता था। हमने बहुत बार उठ के भी देखा कि कहीं बिल्ली तो नहीं आ रही, मगर वहां कुछ नहीं होता था और वो तोते चीखते रहते थे जोर जोर से।
मेरा कजन जब रात में अक्सर लेट आता था तो उसको छत पे बकरा कभी खड़ा हुआ दिखता था, कभी नीचे से छत पे भागता हुआ, जबकि हमारे घर में कोई बकरा नहीं है। मेरी नानी बहुत ताज्जुद नमाजें पढ़ती थी, लेकिन ड्राइंग रूम में सबको नमाज पढ़ने से मना करती थी। एक बार मेरी कजन ने वहां नमाज शुरू की तो उसको ऐसा फील हुआ कि कोई बहुत लंबा आदमी खौफनाक शक्ल का उसके ऊपर बैठ के उसका गला दबा रहा है। उसके बाद वहां कोई नमाज नहीं पढ़ता था। मेरी कजन की मेहंदी उस घर में हुई थी जहां हमने पिक्चर्स कैप्चर की थी पूरी फैमिली की। तो हमारे साथ पिक्चर में बहुत सारे वाइट स्पॉट आ रहे थे जो कि देखकर लग रहे थे कि कजन्स और हम सब हैरान हो गए थे कि यह कोई मखलूक ही है। रात को किचन में कभी कोई चीनी गिरा देता, कभी बर्तन गिरने की आवाज आती थी। एक बार हमारा पीटीसीएल खराब था तो तार निकली हुई थी। मैं जागकर मोबाइल यूज कर रहा था। 4 बजे के टाइम और फोन बजना शुरू हो गया एकदम से, जबकि उसकी तार ही निकली हुई थी और फोन खराब था। खैर, जब ईद आती तो मेरी मामी की तबीयत खराब हो जाती थी और एक बार माली जब बाहर के एरिया में ग्रास काटने आया तो वहां से बकरे की सीरी निकली, जिसको देख के हम लोग और डर गए थे। फिर मेरे नाना के इंतकाल के बाद हमने वो घर छोड़ दिया और नए घर में शिफ्ट हो गए, मगर वहां मेरी मामी की तबीयत इतनी खराब रहने लगी कि वो मरने लगती और अजीब आवाजें निकाल के चीखती थी। फिर हमने एक मुफ्ती के पास उनको लेकर गए तो उन्होंने बताया कि आपके पिछले घर के करीब कब्रिस्तान था। आपकी मामी रात को कचरा फेंकने निकली थी तो वहां से जिन का गुजर हो रहा था, उसके सामने कचरा फेंकने की वजह से वो अब आपको तंग कर रहा है। और वहां हमारे पुराने घर के बिल्कुल पीछे ऐसा ईसाई और मुसलमानों का कब्रिस्तान बना हुआ है, यूनुस मस्जिद के साथ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी मामी की तबीयत ठीक हो गई और अब हमारे उस घर कभी जाना नहीं हुआ। ये वाकया नॉर्थ कराची अंडा मोड़ का है और वो घर अभी भी वैसा ही है, पुराने जमाने का बना हुआ। आज तक ये समझ नहीं आया कि वो सीरी वहां किसने दफनाई। और ये सब वाकयात की गवाह मैं और मेरे सारे कजिन्स हैं। वो घर उस वक्त भी हॉन्टेड था और आज भी हॉन्टेड है और शायद उस घर में कोई भी नहीं रह सकता। बिल्कुल जनाब, ऐसे बहुत सारे लोकेशंस हैं दुनिया भर में जो कि इंसानों के रहने के लिए लायक नहीं है, मतलब वर्थ इट नहीं है। 1-2 लोकेशंस के बारे में मैं जानता हूं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दी गई, सील कर दी गई, फिर तोड़ दी गई। एक इस्लामाबाद में और एक गुलशन कराची में पीसीजिस में। वो 2 जगहें जिसका मैं गारंटीड बोल सकता हूं कि ये सच बात है। उसको गवर्नमेंट ने कब्जा किया उस जगह पे और उसको तोड़ना पड़ गया। उसके बाद उस जगह पे कुछ नहीं बना। टिल डेट वो जगहें, वो प्लॉट्स इसी तरह खाली हैं। खैर जनाब, बढ़ते हैं अपने, आई थिंक हमारी ये लास्ट ऑडियो कॉल होगी। हम कोशिश करेंगे कि एक और प्लग इन कर दें, लेकिन देखते हैं कि अब हमारे साथ ऑडियो टेप पे कौन है मौजूद। अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, मैं कराची से बात कर रहा हूँ और मैं गुलिस्तान जौहर में रहता हूँ। मैं 2 वाक़यात बताना चाहूँगा। पहला वाक़या मेरे भाई का है जो कि यूएस में शिकागो के करीब रहते हैं। मेरे भाई 1-1.5 साल पहले की बात है, एक रोड ट्रिप पे निकले अपनी वाइफ और बच्चे के साथ। ये वेगस की तरफ गए, यूएस के अंदर जो है आप मुत्तफिक होंगे। तो वेगस के अंदर एक म्यूजियम है द हॉन्टेड म्यूजियम के नाम से, जो कि काफ़ी मशहूर है और एक अमेरिकन काफ़ी मशहूर हॉन्टेड शो है, अगर आप उसके बारे में जानते हो, घोस्ट एडवेंचर्स।
तो घोस्ट एडवेंचर्स का जो होस्ट है जैक बेगन, उसने वो म्यूजियम बनाया है और उसने तो अपने पूरे 20 साल के करियर में जितने भी हॉन्टेड आर्टिफैक्ट्स जमा किए हैं वो उसने उस जगह पे स्टोर किए हैं, जिसमें डॉल्स और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें दुनिया का सबसे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट बिग बॉक्स भी मौजूद है। तो और वो प्रॉपर्टी भी इवन इटसेल्फ हॉन्टेड है। तो मेरे भाई जो है वो अकेले जो है उस म्यूजियम गए, और उस म्यूजियम आप जाते हैं तो एक फॉर्म साइन कराते हैं जिसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यह आपकी है, इनकेस आपके साथ कुछ होता है, क्योंकि वहाँ लोगों के साथ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो आपकी जान तो कुछ होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। खैर मेरे भाई गए उस म्यूजियम, उन्होंने टिकट खरीदा, वो गए वहाँ पर, उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया थोड़ा बहुत, कोई ऐसा आउट ऑफ द वे जाके एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने दायरे वहाँ प्रेजेंस फील की जो भी हुआ। उसके बाद म्यूजियम से निकलने के बाद उसके जो टिकट्स थे वो उन्होंने एज ए सोवेनियर मुझे देने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत वो शो फॉलो करते आ रहे थे बहुत सालों से, उन्होंने अपने पास बैग में रख लिया कि मैं जो है वो उसको दे दूंगा। जब मेरे भाई गाड़ी में आके बैठे तो मेरी भाभी बराबर में बैठी हुई थी, वो वेट कर रही थी गाड़ी में ही मेरे भाई का। जब मेरे भाई आके बैठते हैं गाड़ी में तो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी बाहर रखते हैं तो बाकायदा, और मेरी भाभी बराबर में बैठी हैं, पीछे जो है मेरे भाई का छोटा बेटा था बिल्कुल गोद का, वो पीछे स्ट्रैप हुआ हुआ सीट पे, और बिल्कुल बाकायदा जैसे कोई लात मारता है सीट पे, मेरी भाभी की सीट पे पीछे से किसी ने लात मारी है बाकायदा, इस तरह की लात के वो बाकायदा आगे झटके से चली गई डैशबोर्ड की तरफ। तो जैसे ही ऐसा होता है तो दोनों पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था सिवाय जो है उनके बेटे के, जो कि स्ट्रैप हुआ हुआ था। ये लोग हैरान हुए, लेकिन इन्होंने उस वक्त इतना सीरियस नहीं लिया इस बात को, ना इनका उस तरफ ध्यान गया। उसके बाद ये लोग वहाँ हाईवे पे निकले रात के 3 बजे के करीब, 3:30 बजे, बिल्कुल जो है हाईवे खाली, और मेरे भाई ड्राइव कर रहे थे, मेरी भाभी जो है वो सो रही थी, और पीछे बच्चा जो है वो भी स्ट्रैप हुआ सो रहा था। मेरे भाई ड्राइव करते करते मिरर में देखते हैं और वो पीछे देखते हैं कि उनके बेटे बराबर में बाकायदा, उनको बस फील होता है जैसे कोई है पीछे, और उन्होंने जैसे ही मिरर में देखा तो बाकायदा पूरी एक ब्लैक कलर का आदमी, पूरी एक ब्लैक फिगर बच्चे बराबर में बैठी हुई है, यूं टांगे खोल के बाकायदा जैसे आराम से बैठे हुए होते हैं। और बस मेरे भाई का जो है वो बिल्कुल वो एकदम से शॉक में आया और वो कपकपाने लगे और उनसे एकदम से स्टीयरिंग डिसबैलेंस हुआ और उन्होंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी कंट्रोल की। तो जब झटका आया तो मेरी भाभी भी उठ गई और उन्होंने पूछा क्या हुआ। मेरे भाई ने उनको बताया। उन्होंने पीछे बहुत देर बाद डर के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। ये उनके साथ एक्सपीरियंसेस इस तरह के छोटे मोटे होते गए, उनको ख्वाबों में भी उल्टी सीधी चीजें आती गई। उसके बाद उन्होंने एयरबीएनबी किया एक जगह, घर में लोग वहाँ पे स्टे कर रहे थे। तो बड़ा खूबसूरत घर था, उसमें पूरा व्यू था बाहर सिटी का। तो ये लोग रात में वहाँ रुके। सुबह जब ये लोग उठे तो मेरे भाई ने अपना जो बेटा है उसका, वो काफी बड़ा बेड था, उसके बीच में उसको लेटाया और वो बच्चा इतना छोटा था कि वो क्रॉल भी नहीं करता था, वो बस लेटा रहता था एक जगह। उसको बीच में लेटाया, वो सो रहा था, उसके चारों तरफ तकिया लगाई और मेरे भाई और भाभी उठ के किचन चले गए नाश्ता बनाने। बस ये लोग किचन गए, 2 सेकंड बाद धम करके आवाज आती है और बहुत जोर से जो है मेरे भाई का बेटा रोता है। मेरे भाई और भाभी उधर भागते गए तो देखा कि वो बच्चा जो है नीचे फर्श पे पड़ा हुआ है और वो रो रहा है बहुत दहाड़ मार मार के, और तकिया ऊपर बेड पे वैसे ही लगी हुई है, तकिया अपनी जगह से नहीं हिली। जब ये सब वाकयात बहुत होने लगे तो मेरे भाई का ध्यान नहीं जा रहा था कि हो क्यों रहा है। उसको ये तो पता था पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है, उस जगह की वजह से हो रही है, उधर से जो आए थे। छोटे मोटे वाकयात होते गए। उसके बाद ये लोग वापस अपने शहर आ गए शिकागो के पास। उसके बाद ये लोग सिटी से बाहर दोबारा गए एक शादी में। तो ये लोग 5 स्टार होटल में गए। तो 5 स्टार होटल था, बहुत जबरदस्त VIP होटल था। तो उसके जब वॉशरूम में गए तो मेरे भाई की साली गई है तो बाकायदा उस वॉशरूम की पाइपलाइन फट गई और पानी भरना शुरू हो गया उस होटल रूम में। बाकायदा उनकी जो है वो इमरजेंसी अलार्म बजने लगा, उनकी मैनेजमेंट पूरी आ गई, फायर डिपार्टमेंट आ गया। तो उन्होंने वो मसला सॉल्व किया। तो उनके मैनेजमेंट ने बहुत अपोलोजाइज किया। उन्होंने कहा हमें होटल को 12 साल हो गए और हमारे होटल की हिस्ट्री में कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि बाकायदा कोई मतलब कोई छोटा मोटा भी कोई ऐसा सेवरेज का मसला नहीं हुआ। तो ये तो पूरी पाइपलाइन फट गई, हमें यकीन नहीं आ रहा इस बात का। जब इस तरह के बहुत वाकयात होने लगे
तो मेरे भाई ने जो है वो उसका ध्यान किया कि उसने वो टिकट्स जो है सोवेनियर रखे थे अपने पास। तो बस वो भाई ने मेरे जो भी उस दिन की चीज़ें थी मेरा भाई वो डिस्कार्ड कर रहा था कि कोई कनेक्शन ना हो। तो वो जो टिकट्स थे मेरे भाई ने बस वो लिए, वो जलाए और उसकी राख फेंक दी और जो है बस दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ के फूकी और दुआ की कि जो भी बस चीज़ का जो है हमसे अटैच हुई थी वो हमसे अब हट जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई इन लोगों के साथ। ये एक मेरा वाकया था। हाय मिनाज, मेरा नाम अलीशा है, मैं इंडिया से हूँ। मैं आपके साथ अपने हुए हुए कुछ इंसिडेंट्स शेयर करना चाहती थी। आपका शो बहुत अच्छा है, मैंने बहुत बार सुना है, इट हेल्प्स मी रिलैक्स। तो मैंने कनाडा में रह के 5 इयर्स स्टडी किया है वहाँ पे मास्टर्स। तो पहले कुछ साल तो बहुत अच्छे गए, देयर वाज नथिंग वियर्ड। बट एक बार हम मैं कुछ फैमिलीज के साथ कैंपिंग के लिए गए हम। तो हम कैंपिंग में टेंट्स लगा के हम फिर से गाड़ियां लेके थोड़ा आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने चले गए। उस एरिया में एक एरिया ऐसा था जो बिल्कुल ही बैरन और अबैंडन्ड था और उस एरिया की अंदर मतलब कोई इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं था, लेकिन वहां पे फिर भी गाड़ियों का जंक पड़ा हुआ था। गाड़ियां पड़ी हुई थी जो कि जैसे डिस्ट्रॉयड होती हैं या फिर मतलब जिनके जो जलाई हुई होती हैं वो पड़ी हुई थी बिल्कुल सेंटर में उस एरिया के। और बहुत ही वियर्ड लग रहा था वो, और कोई आ जा नहीं रहा था वहां पे। हम कोइंसिडेंटली चले गए वहां पे, तो दे स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ दैट प्लेस and they were getting inside those cars and taking pictures। तो मेरे को तो बहुत स्केप्टिकल सा लगा और बहुत नेगेटिव वाइब्स आई। तो हालांकि मैं फिर भी वहां पे उनके साथ में थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अजीब लगा। और जब हम वापस आए हैं उसके कुछ टाइम बाद मेरे साथ बहुत अजीब इंसिडेंट्स होने शुरू हुए। फिल्मी कह लो या कुछ कह लो, मुझे बहुत बार लगता था कि नींद में मुझे किसी ने बहुत जोर से झिंझोड़ा है। आई थॉट कि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो सबसे पहला ख्याल मुझे यही आया कि आजकल मैं सो नहीं पा रही शायद अच्छे से, तो इस वजह से मुझे झटके आ रहे हैं नींद में। लेकिन फिर मेरी टांग खींची है किसी ने नींद में। आई स्टार्टेड फीलिंग हैवी, माई बॉडी स्टार्टेड फीलिंग हैवी सडनली। और मैंने आपके ही शो में किसी और का भी ये सुना, तो मेरे को बिल्कुल सेम हुआ मेरे साथ अब भी। और मेरे को ऐसी फीलिंग आती थी जैसे मेरे ऊपर कोई थूक रहा है या कुछ कोई ऐसी चीज है। एंड लिटरली मेरे बॉडी पे कुछ निशान बन जाते थे आफ्टर सम टाइम। लगातार होता था वो, मुझे लगातार एक्सपीरियंसेस हुए कई बार। और मुझे तो ये मेरे साथ हुआ है और मुझे था कि मैं शेयर करूं आपके साथ। और मुझे बहुत नेगेटिव लगता था उन दिनों, ऐसे बहुत ज्यादा जैसे डिस्कनेक्टेड फील करती थी मैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव लगता था उस टाइम पे मुझे। और वो काफी लंबा चला वो फेज। फिर पेरेंट्स के पास आ गई तो उसके बाद ठीक लगा, लेकिन ये चीज मैंने एक्सपीरियंस किया है। आई जस्ट वांटेड टू शेयर। थैंक यू। खैर जनाब, ये हमारे सब तमाम लोगों की ऑडियो नोट्स थी और ईमेल्स थी, और दुनिया भर में पुरस्कार वाकयात के ऊपर आज का शो हमारा मबनी था।
बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जिन्होंने हमारा शो सुना, जिन्होंने हमारी स्ट्रीम सुनी. थैंक यू सो मच. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, उससे इसकी जो रीच है वो बढ़ेगी. सेकेंडली, अब हमारी लाइव स्ट्रीमिंग जो होगी वो सैटरडे और संडे को हुआ करेगी रात 12:15 बजे. ओनली ऑन यूट्यूब. ये मैं रेडियो की बात नहीं कर रहा, यूट्यूब की बात कर रहा हूं. और जाते जाते आपको लग रहा है कि अभी आप अकेले बैठ के हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि दफ्तर में आप अकेले हैं, लेकिन क्या पता कोई और भी हो, कोई ऐसी मखलूक जिसको आप देख तो नहीं सकते मगर उसकी प्रेजेंस फील कर सकते हैं. हो सकता है कि शायद आज अभी आपको उस मखलूक की प्रेजेंस अपने इर्द गिर्द फील हो. जाते जाते हमेशा की तरह एक बात बोलना चाहूंगा, इस मखलूक का मजाक मत उड़ाइए. आपको नहीं मालूम कि आपके नेक्स्ट जो टाइम आने वाला है उसमें आप क्या फेस कर रहे हो. अपना ख्याल रखिए. खुदा हाफिज.